हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। इस चैप्टर का मैंने पहले से जो वीडियो बनाया हुआ है आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया है ये बहुत ज्यादा बेसिक से एडवांस तक का सीरीज है। यानी हर चैप्टर को हम लोग बेसिक से एकदम एडवांस तक समझेंगे, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है सीबीएसई के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन भी आपका आसानी से बन जाए और आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाए कि इन फ्यूचर में अगर कोई काम हो तो इस चैप्टर से आप इजीली आपके दिमाग में रहे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे कि हमारा भी कुछ बेनिफिट सपोर्ट मिल जाएगा, साथ ही आप लोग के पास नोटिफिकेशन भी टाइम पे पहुंच जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात कर रखा है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, इस टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, तो मैं आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगा। हम लोग बात करने वाले हैं, ये सारा मैंने इकोलॉजिकल सिस्टम आपको समझा रखा है। आपको इकोलॉजिकल सिस्टम का मैंने यहाँ पे डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बनाया था, वो भी समझा रखा है। डाइवर्सिटी को, यानी जो बायोडाइवर्सिटी होती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, उसके बारे में मैंने बता रखा है। और आगे का जो डिफरेंसेस होता है बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो भी मैंने बता रखा है, तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। फ्लोरा एंड फौना इंडिया का जो टॉपिक है उस पर मैंने चर्चा कर चुका है, उस पर डिस्कशन किया है। साथ ही यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था एक एनसीईआरटी में, वो जो क्वेश्चन आप लोग नहीं बनाते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्लस आपके माइंड के ग्रोथ के लिए और आपके नॉलेज के लिए, वो भी मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि इस जो टॉपिक है हम लोग को किस कंटेक्स्ट में पढ़ना है। तो आप लोग ऐसे समझिए कि आज का जो करेंट इशू है, साथ ही जो हम लोग को कुछ एक्शंस लेने की जरूरत है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स है, क्या क्या जरूरत है, उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं यहाँ पे जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी पे बेस्ड है, ना कि पूरी तरीके से एनसीईआरटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से एडवांस मैंने बनाया स्लाइड्स, है ना। कि एनसीईआरटी में जिस चीज़ का डिस्कशन नहीं किया गया है तब भी मैंने उसको क्या किया है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ऐड किया है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंटेक्स्ट पहले जानना होगा कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया का क्या कंटेक्स्ट है, किस कारण से हम लोग कंजर्व करने वाले हैं। तो याद रखना है कि जो करंट जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में, साथ ही क्या एक्शंस होगा, किस किस एक्शंस की जरूरत होगी, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए, करंट इश्यूज में आप लोग जानते होंगे कि वाइल्ड लाइफ का डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे कमते जा रहा है, और डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो वाइल्ड लाइफ का डिक्लाइन क्यों हो रहा है? क्योंकि हैबिटेट का लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं पॉचिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग शिकार वगैरह ये सारा कर रहे हैं। साथ ही अगर बड़े बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी ये देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन का कारण। तो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चरल जो एरिया है वो लोग बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, जो भी बचे हुए जमीन है उस पर खेती कर रहे हैं, तो उसके कारण भी वहां पे फॉरेस्ट क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। साथ ही अगर बात करें जो अर्बन का डेवलपमेंट है उसके कारण भी क्या होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। अगर बात करें लॉजिंग जो बात करते हैं उसके कारण भी क्या होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। तो मे बी आपको करंट इशू का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं नीड फॉर एक्शन। क्या हम लोग की जरूरत है, किस चीज की एक्शन, कौन से एक्शन की जरूरत है जिससे कि कंजर्वेशन का जो मेजर है वो कंप्लीट हो पाए। तो देखिए, पहला है अर्जेंसी और इंपॉर्टेंट। मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। यानी अर्जेंसी मतलब इमीडिएट एफर्ट्स लगाना होगा, हम लोग को कुछ तुरंत सोचना होगा, कुछ तुरंत ऐसा चेंज लाना होगा, कुछ तुरंत दिमाग में ऐसा रखना होगा कि जिससे कि इन्वायरमेंट क्या कर पाए, चेंज कर पाए, डिफॉरेस्टेशन ये सब बचा, यानी उससे उसको कम, यानी डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट का होने से बचा सके। साथ ही प्रिवेंट करना है किसको, बायोडाइवर्सिटी को लॉस होने से। तो ये हमारा अर्जेंसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इंपॉर्टेंस क्यों है, तो मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। कारण है कि मेंटेन करना है हम लोग को इकोलॉजिकल बैलेंस, अगर वो मेंटेन रहेगा तो हम लोग मेंटेन रहेंगे। अब मेंटेन रहेंगे, हमारा जो रिसोर्सेज का नीड्स, हम लोग को ऑक्सीजन, वाटर, एयर, ये सारा अच्छे अमाउंट में मिलते रहेगा तो हम लोग भी सस्टेन कर पाएंगे। साथ ही बात करें इंश्योर करेंगे रिसोर्सेज सस्टेनेबिलिटी को, इससे हम लोग को ये भी फायदा होगा कि जो फ्यूचर जनरेशन के
जो जनरेशन्स होंगे उनको भी टाइम पे उनका जो जरूरत का जो रिसोर्स होगा उनको मिल पाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखा जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे मैसेज लिखा है। तो ये बताइए कंजर्वेशन क्यों करें, कंजर्वेशन क्यों करें? तो कुछ कारण आपको पता चल गए होंगे, कुछ कारण आगे पता चलेंगे। और मुझे इससे क्या फायदा होगा, आपको इसके क्या फायदा होगा जानकर, तो आइए समझते हैं। अब देखिए पहला बात करें पर्पस ऑफ कंजर्वेशन, मैंने डिवाइड किया यहाँ पे। देखिए बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम में आपको समझाया, बहुत इजी हो जाएगा समझने में। यही मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में, हर वीडियो के टॉपिक में, हर वीडियो का जो लेक्चर है उसमें मैं यही करने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो। अब या हम लोग स्टार्ट करते। देखिए पर्पस ऑफ कंजर्वेशन मैंने 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिए, 5 भागों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। प्रोटेक्टिंग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मेंटेनिंग लाइफ सपोर्ट सिस्टम और प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, सपोर्टिंग एग्रीकल्चर और सस्टेनिंग फिशरीज। देखिए अब क्या है, ये इस तरीके से डिवाइड करने का फायदा क्या है। अब देखिए पहले प्रोटेक्ट करेंगे, पर्पस है हमारा कंजर्वेशन का, पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट करना, क्या? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, ये हमारा पर्पस है। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने दिया है इकोलॉजिकल बैलेंस बना के, इकोसिस्टम को बैलेंस बना के हम लोग कर सकते हैं, और सस्टेनेबिलिटी का जो उपाय है उसको अपनाकर ये काम कर सकते हैं। दूसरी बात करें कि पर्पस क्या है कंजर्वेशन का? मेंटेनिंग लाइफ सपोर्ट सिस्टम से। तो आप देखिए मेंटेन करना है लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, इसके कारण भी हम लोग क्या कर रहे हैं? कंजर्व करना चाह रहे हैं। तो देखिए जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया और सॉइल हो गया, तीनों हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, साथ ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हम लोग को बचा के रखना होगा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम कौन कौन से हैं? वाटर, एयर और सॉइल है। अगर इनको बचा के रखना होगा, इनको बहुत अच्छा बना के रखना होगा, तो हम लोग को कहीं ना कहीं कंजर्वेशन का मेथड को अपनाना पड़ेगा। साथ ही अगर बात करें कंजर्वेशन का एक और यहाँ पे टेक्निक दिया है, प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको बचा के रखना। जैसे कि स्पीसीज का ग्रोथ और ब्रीडिंग को, अगर हम लोग जो स्पीसीज का ग्रोथ और ब्रीडिंग को एकदम कंजर्व करके रखेंगे, ऐसा नहीं कि उसको घटाते जाएंगे, उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं स्पीसीज लुप्त हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि इंडेंजर्ड की कैटेगरी से क्या वो हमेशा के लिए धरती पर से क्या हो जाएंगे? खत्म हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो अनबैलेंस हो जाएगा, और उसका इफेक्ट हम लोगों को भी दिखेगा। मैंने बहुत पहले वाले जो इस सब वीडियो है उसमें सारा चीज बता रखा है इकोलॉजी से रिलेटेड। अब देखिए दूसरी बात, कंजर्वेशन का पर्पस एक और है कि ये सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर को। कैसे? फूड के सिक्योरिटी से लेकर, अगर मानते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी गड़बड़ हो जाती है, तो इकोलॉजिकल सिस्टम गड़बड़ होने के कारण हम लोग को क्या? फूड की स्कैर्सिटी हो जाएगी, मतलब फूड की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, और इस कारण से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेथ होंगे और लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि कंजर्वेशन का मेथड अपनाकर इस सब से क्या किया जा सकता है? बचा जा सकता है। अब सस्टेनिंग फिशरीज का बात किया, फिशरीज भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सोचते होंगे फिशरीज से हम लोग को क्या लेना देना है ना, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए? हेल्दी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी की। अगर हेल्दी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एरिया है वहां का वाटर एकदम साफ क्लीन रहे, तो उसके लिए हम लोग को क्या बचा के रखना होगा? फिशरीज को बचा के रखना होगा। बहुत सारे ऐसे फिशेज होते हैं, ये बहुत सारे ऐसे चीजें एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? जितने भी कचरे होते हैं उसको खाते हैं, जो वेस्ट होते हैं उसको खाते हैं, जिसके कारण हमारा रिवर क्या होता है? या रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, जितने भी चीज है वो क्या रहते हैं? एकदम बहुत अच्छे से साफ सफाई रहते हैं। साथ ही इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो आइए समझते हैं। देखिए कंजर्वेशन इंश्योर करता है इकोलॉजिकल इकोसिस्टम रिमेन्स बैलेंस, यानी कंजर्वेशन हम लोग को ये बताता है कि ऐसा हम लोग कंजर्वेशन का उपाय लगा के क्या कर सकते हैं? इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रख सकते हैं। ये हमारा सबसे पहला मेथड। दूसरा, रिसोर्स आर सस्टेनेबल, रिसोर्सेज क्या होते हैं? सस्टेनेबल होते हैं। साथ ही बायोडाइवर्सिटी ट्राइब्स होते हैं, वेरी इसेंशियल फॉर बोथ, किसके लिए? ह्यूमन वेलबींग के लिए, यानी ह्यूमन को अच्छे से रहना है, ह्यूमन को बहुत सपोर्टिव रहना है, ह्यूमन को अधिकतर समय तक बढ़ना है, ह्यूमन को बहुत अच्छे से सर्वाइव करके रखना है पूरी जिंदगी में। यानी अगर एक ह्यूमन का लाइफ ही कम होते चल जाए, अगर उसको क्यों? किसी चीज की कमी होगी, यानी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, यही सब कारण हो सकता है ना। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कारण ही ह्यूमन पे इफेक्ट आएगा। अगर ह्यूमन अगर खुद को बचा के रखना चाहता है तो उसको इन्वायरमेंट को बचा के रखना होगा। और साथ ही नेचुरल वर्ल्ड्स के लिए, यानी इसेंशियल किसके कारण है? ह्यूमन वेलबींग के लिए और नेचुरल वर्ल्ड्स के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कंजर्वेशन का मेथड को अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को कुछ प्रोग्राम बनाने की जरूरत होगी, यानी किस तरीके से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा
यही है। देखिए जैसे कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम बनाया गया, ये क्यों बनाया गया 1960 से 70s तक में, मैं यहाँ पे 7 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। तो डिमांड फॉर प्रोटेक्शन यानी क्यों डिमांड था इसका, साथ ही बात करें इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, की एक्शंस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या की एक्शंस लिया गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करेंगे कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम में कौन कौन से नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात किया गया है। साथ ही गवर्नमेंट्स का प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज के बारे में। साथ ही अगर बात करें रिसेंटली प्रोटेक्टेड स्पीसीज जो हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर बात करें लीगल जो प्रोटेक्शंस होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए हम लोग 7 टॉपिक को बहुत इजीली समझ के देखते हैं। देखिए पहला, अगर डिमांड फॉर प्रोटेक्शंस क्यों, क्योंकि अगर हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम अनबैलेंस होगा तो उसके लिए कोई तो लोग हाथ उठाएंगे, कोई तो लोग जो होंगे खड़े होंगे, तो वैसे ही डिमांड बढ़ने लग गई। ऐसा मान सकते हैं कि 1960 से पहले धीरे धीरे लोगों का डिमांड बढ़ने लग गया कि अब हम लोगों को कंजर्वेशन का उपाय करने की जरूरत है। यानी 1960 से 70 तक अगर आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा इसका डिमांड बढ़ा हुआ था। तो क्या होता है, कंजर्वेशनिस्ट कंसर्न्स आते हैं, जैसे कि 1962 70s में। अब कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट वो लोग होते हैं जो इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं या इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना चाहते हैं। साथ ही एक होते हैं कंजर्वेशनिस्ट, यानी वैसे लोग जो इस चीज को बचा के रखना चाहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अर्जेंट नीड मांगते हैं प्रोटेक्ट इंडिया को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी उनका डिमांड होता है कि अब क्या करना चाहिए। उन लोगों का सोच डेवलप करता है कि एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग को ये सारे चीजों की कमी हो जाएगी। अगर हम लोग आज प्रोटेक्ट ना करें तो एक समय क्या आएगा कि पूरी तरीके से ये वाइल्ड लाइफ हो गया, जो फॉरेस्ट कवर है, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और उसका भुगतान हम ही लोग को करना पड़ेगा। क्यों, हम लोग का जीवन का त्याग करके। अब इन लोगों ने ऑब्जर्व किया क्या कि रैपिड डिक्लाइन इन एनिमल पॉपुलेशन, उन लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया कि लगातार क्या हो रहा है, कमी होते जा रहा है। किसका, एनिमल के पॉपुलेशंस में। कारण है उसका हैबिटेट का लॉस होना, हंटिंग होना और पॉचिंग होना। उन्होंने कुछ कारण को सजेस्ट किया, तो ये सारा क्या थे, कारण थे। साथ ही अगर इसके लिए फिर क्या करती है गवर्नमेंट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाती है। कब बनाती है, 1972 में। तो आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए इंप्लीमेंटेशन कैसे किया गया। द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय द इनैक्टिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड दिस वाज लैंडमार्क लॉ। ये लैंडमार्क लॉ बन के चुका, यानी इसके कारण बहुत सारे लॉ भी और भी फ्रेम हुए आगे जाके। एम्ड एट सेफ गार्डिंग द कंट्रीज वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स, यानी एक ऐसा लॉ बन के ये तैयार हुआ जिसके कारण, इसके कारण बहुत सारे लॉ बने और जिसका कारण क्या, फायदा क्या हुआ कि बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ हो गए कंट्री में और हैबिटेट्स हो गए उनको बचाने का लोगों का उपाय सूझा और उसके कारण बहुत सारे लॉज को बनाए गए। साथ ही इसमें प्रोविजंस क्या था, द एक्ट इंक्लूडेड वेरियस प्रोविजंस, अलग अलग प्रोविजन, जैसे कि प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, किसमें, यहाँ प्रोटेक्शंस एक्ट में। साथ ही सच एज एस्टैब्लिशमेंट प्रोटेक्टेड एरियाज को प्रोटेक्ट करना, साथ ही रेगुलेट करना किसको, यानी हंटिंग को धीरे धीरे कम करना, खत्म करना और कंट्रोल करना ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शंस को। तो ये सारे चीजों की क्या की गई थी, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बात की गई थी। अब आगे जो सेकंड जो की एक्शंस जो थे इसमें क्या क्या किया गया था, की एक्शंस आखिर क्या क्या इसमें किया गया। तो ऐसे आपको याद रखना है, हंटिंग को बैन कर दिया गया। तो क्या कर दिया गया था, हंटिंग को बैन कर दिया गया था। लीगल प्रोटेक्शंस और हैबिटेट्स के बारे में बात किया गया और रिस्ट्रिक्शंस को, ट्रेड को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। अब समझते हैं इसको। हंटिंग का पर्पस क्या था कि बैन करने का, तो पर्पस था कि प्रिवेंट करना है डिक्लाइन, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको खत्म होने से बचाना। इसके लिए हंटिंग को क्या किया गया, लीगल नहीं करके उसको बैन कर दिया गया। साथ ही आउटकम्स इसका क्या मिला, आउटकम्स यानी हम लोग को क्या मिला, तो हंटिंग ऑफ मेनी स्पीसीज वार कंप्लीटली बैंड, यानी कंप्लीटेड बहुत सारी ऐसी स्पीसीज थी उनको एकदम तरीके से बैन कर दिया गया। अब क्या, विच हेल्प टू स्टेबलाइजिंग देयर पॉपुलेशन, इनके कारण उसका थोड़ा पॉपुलेशन क्या हुआ, ग्रो भी किया। तो ये इसका क्या था, आउटकम था। क्या, किसका कारण, जब हंटिंग को क्या किया गया, बैन किया गया। अब लीगल प्रोटेक्शन क्या मिला हैबिटेट्स को। देखिए सिग्निफिकेंस अगर बात करें इसका, सिग्निफिकेंस का, द एक्ट प्रोवाइडेड लीगल प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इंश्योरिंग दे आर प्रिजर्व्ड एंड मेंटेन। यानी इसमें बात किया गया कि जो हैबिटेट्स है, जो लीगल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, क्या फायदा होगा उससे, तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ हो गया और नेचुरल हैबिटेट्स होंगे
उनको मेंटेन रखा जा सकेगा। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो इम्पैक्ट में ये पड़ा, दिस हेल्प इन कंजर्विंग इकोसिस्टम, ये हेल्प करता है किसके लिए, इन जो इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करने में हेल्प किया। साथ ही बात करते हैं क्रिटिकली फॉर द सर्वाइवल ऑफ वेरियस स्पीसीज, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद किनके हुआ, जो स्पीसीज पूरी तरीके से लुप्त होते जा रही थी। अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड, ट्रेड को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया गया। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने का, तो द क्रॉप ऑफ इलीगल ट्रेड और इन एनिमल्स, आपको पता होगा कि पहले बहुत सारे एनिमल्स का इलीगल ट्रेड किया जाता था। अब देयर उनके पार्ट्स को इलीगल ट्रेड किया जाता था, जैसे कि इवोरी का और स्किन का, इवोरी मतलब होता है दांत जो हाथी के होते हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है, और कुछ ऐसे एनिमल्स जिनका स्किन्स का सेल किया जाता था अदर कंट्रीज में। तो उससे क्या होते थे, वो एनिमल्स का डेथ होता था, उसके कारण वो एनिमल्स का धीरे धीरे क्या हो गया, स्पीसीज डाउन होती चली गई। साथ ही इसका रिजल्ट क्या मिला, तो रिस्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड पेनल्टीज वेर इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड्स, यानी इस पे एक दिमाग ये लगाया गया कि जो लोग ऐसा करते हैं उन पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जा सके और उनसे पेनल्टी को वसूला जा सके। पेनल्टी मींस कि कुछ ऐसे जो उनके बदले में दिया जा सकता है, यानी पेनल्टीज देंगे, और इसके कारण क्या होगा, पॉचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड था वो क्या हो गया, कम हो गया। अब बात करते हैं, चौथा पॉइंट था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए अगर कंजर्व करना है तो उसके लिए कुछ तो और भी बनाने के, जितना हम लोगों ने खत्म कर दिया है रिसोर्सेज को उसको दोबारा रिन्यू करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ह्यूमन बीइंग ने वो भी करके दिखाई, यानी गवर्नमेंट ने वो भी करके दिखाया। जैसे कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि बोथ किनका, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कहना था कि सब लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। यानी गवर्नमेंट की तरफ से ये प्लान बनाया गया कि हम लोग क्या करेंगे, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाएंगे। इसका पर्पस क्या था बनाने का, तो पर्पस ये था, आपको याद रखना है, these protected areas were established to provide safe havens, यानी सेफ हेवेंस देना किनके, वेरे वाइल्ड लाइफ को भी गुड अलाइव, जो अलाइव है साथ ही ब्रीड विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, उनका जन्म यानी उनका बढ़ोतरी, उनका पॉपुलेशन बढ़ सके बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस किए हुए, यानी बिना ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट हुए वो लोग क्या इन्वॉल्व हुए वो क्या हो पाए, उनका पॉपुलेशन इंक्रीज कर पाए। तो ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस्टेब्लिशमेंट करने का एक बहुत अच्छा पर्पस था। मैं एक सेपरेट वीडियो क्या कर दूंगा, बना दूंगा आपका, कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में किस जगह पे ये सारा मैंने बना दूंगा। तो आप लोग वेट कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो का जो आप चाहते हैं कि मैं इस पे नेशनल पार्क पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं आप ही के कमेंट को पढ़ के ही मैं जो डिमांड रहेगा उसी डिमांड को फुल करते हुए कंप्लीटली आपको बताऊंगा। और मैं थोड़ा सा जब भी वीडियोस वगैरह बनाता हूं तो मुझे ये ध्यान में रहता है कि आप लोग को कंप्लीटली उससे नॉलेज भी मिल पाए, साथ ही इंफॉर्मेशन भी मिल पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किस पे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट में जरूर सजेस्ट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग 5th पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखिए गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज को लेकर कि उनको किस तरीके से कम होने से बचाया जा सकता है। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए, डॉलिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर इन इंडिया, क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है टाइगर्स का कमते जा रहा था। उसके लिए क्या लेके आया गया, प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट को लेके आएगा, जिससे कि क्या हो सकता है, टाइगर्स के प्रोटेक्शंस मिलेगी और उसको बचाया भी जा सकता है। अगर उसको कोई हार्म पहुंचाता है तो उसको उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। साथ ही वन हैंड राइनोसॉर्स के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स को लगाया गया। फोकस था कि प्रोटेक्शन देना और ब्रीडिंग्स देना किसका, स्पीसीज का, प्राइमरी इन दी आसाम एरियाज में। तो देखिए वन हॉर्न राइनोसॉर्स ऐसे होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। आपको एक नाम सुने होंगे कश्मीर स्टैग, जिसको हंगूल बोला जाता है। इनका इसको प्रोटेक्ट करने का स्पीसीज का क्या प्रोटेक्शंस का इनिशिएटिव था, तो हंगूल इज द नेटिव हैबिटेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में ही रहने वाला है। अगर ये पूरी तरीके से खत्म हो गया तो फिर उसको लाना संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए इसको क्या कर पाना है, उसको प्रोटेक्ट कर पाना बहुत जरूरी है। अब आप लोग क्रोकोडाइल के बारे में जानते होंगे, तो क्रोकोडाइल आपको याद रखना होगा 3 तरीके के होते हैं क्रोकोडाइल नॉर्मली, है ना।
फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का मैंने एक ही जैसा बना दिया क्योंकि जगह नहीं था। एक्चुअली में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कलर वेरिएंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है, उनका जो कटिंग होता है बॉडी का वो भी क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आप लोग जाके जरूर चेक कीजिएगा कि जो फ्रेश वाटर होते हैं और सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल होते हैं उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो खैर, क्रोकोडाइल स्पीसीज जो होती है फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, कंजर्वेशन जहां पे रिवर रहता है, लेक्स रहता है, वहीं पे तो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल रहेंगे ना, सॉल्ट वाटर में तो रहेंगे नहीं, समुद्र में रहेंगे नहीं, तो वहां पे कंजर्वेशन का एफर्ट लगाया गया। अब जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं प्रोटेक्टेड इन दी कोस्टल रीजन, क्योंकि कोस्टल रीजन में बहुत सारे क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, तो उनको कंजर्व करने के लिए कुछ प्लान्स बनाए गए। साथ ही आप लोग घड़ियाल देखिए, मैंने यहाँ पे घड़ियाल का ये पिक्चर बनाया, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि घड़ियाल को भी कंजर्व करने के लिए स्पेसिफिक फोकस ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ दी क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्रोकोडाइल स्पीसीज, यानी वैसे स्पीसीज जो क्रिटिकली क्या हो, इंडेंजर्ड हो, उनके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स को लाया गया। आप लोगों ने नाम सुना होगा एशियाटिक लाइन। तो एशियाटिक लाइंस क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर दे दिया है एशियाटिक लाइंस का। इनके लिए भी कंजर्वेशन एफर्ट्स लाया गया था। किसके, आप लोग जानते होंगे गिर फॉरेस्ट है कहाँ पे, गुजरात में, वहां पे उसके लिए बहुत अच्छा जो रेनोवेशन किया गया, बहुत अच्छा रेनोवेशन है, किनके लिए, एशियाटिक लाइंस के लिए। तो चलिए अब हम लोग 6th पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। देखिए रिसेंटली जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज है उनके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो रिसेंटली जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज है वो उसमें कौन कौन से हैं, इंडियन एलिफेंट्स हैं, ब्लैक बल्क जिसको चिनकारा भी बोला जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टेड जिसको गोडावान बोला जाता है, और स्नो लेपर्ड होते हैं। अब देखिए इंडियन एलिफेंट, तो आप लोगों ने बहुत बार इंडियन एलिफेंट्स को देखा होगा। एक्चुअली में लीगल प्रोटेक्शंस उनके पास एक्सटेंडेड द एलिफेंट्स इंश्योरिंग देयर हैबिटेट्स आर दी प्रिजर्व्ड एंड पोचिंग इज रिड्यूस, इसका पोचिंग को भी रिड्यूस करने के लिए प्लान बनाए गए। यानी क्योंकि एलिफेंट जो इंडियन एलिफेंट्स है उनकी संख्या धीरे धीरे कमती जा रही है, और कम होने के कारण उसका ये भी एक प्रॉब्लम बड़ा देखने को मिलता है कि फॉरेस्ट कवर भी कम होते जा रहा है। यानी जितने ज्यादा हमारे पास वाइल्ड एनिमल रहेंगे उतने ज्यादा हमारे पास क्या रहेंगे, फॉरेस्ट रहेंगे, और जितने ज्यादा फॉरेस्ट रहेंगे उतना अच्छा हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा, और उसके कारण से हम लोग का जो लाइफ होगा सस्टेनेबल बन पाएगा। यही था मेन रीजन बताने का। आप लोगों ने ब्लैक बल्क चिनकारा के बारे में सुना होगा, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है। आप लोग बताइएगा किस लिए फेमस है, आप लोग कमेंट में जरूर सजेस्ट कीजिएगा। जो ब्लैक बल्क चिनकारा ये न्यूज में कभी कभी बन जाता है, और एक स्पेशल किसी के लिए बनता है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा कौन है, मैं जरूर उस पर रिस्पॉन्स दूंगा। अब देखिए एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द ग्रासलैंड हैबिटेट्स एंड द रिड्यूस हंटिंग प्रेशर, यानी ब्लैक बल्क चिनकारा को कंजर्व करने का मेन मोटिव ये था कि प्रोटेक्ट किया जा सके किसको, ग्रासलैंड हैबिटेट्स को, और रिड्यूस किया जा सके हंटिंग प्रेशर्स को। अब देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको गोडावन बोला जाता है, ये देखिए आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये है फोकस ऑन कंजर्विंग द क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साथ ही बर्ड स्पीसीज प्राइमरी इन दी राजस्थान वगैरह एरिया में आपको मिलेगा। अब स्नो लेपर्ड तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, स्नो वाले एरिया में मिलते हैं, कौन, स्नो लेपर्ड। अब देखिए इनिशिएटिव्स क्या था, प्रोटेक्ट करना एल्यूसिव स्पीसीज इन दी माउंटेनियस जो रीजन हमारे इंडिया में मिलते हैं। तो ये सारे रिसेंटली प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं, और ये सारे जो गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट बनाए थे स्पेशल जो स्पीसीज थी उनके लिए बनाया गया था, और ये रिसेंटली है। तो ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, पिक्चर वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें आप लोग वन हैंड राइनोसॉर्स को याद रखिएगा, कश्मीर स्टैग, आप लोगों को अगर कश्मीर स्टैग नहीं भी याद होता है तो क्रोकोडाइल का स्पीसीज नॉर्मली, और एशियाटिक लायन तो आपको याद होगा। तो ये आपका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। और ये हाल फिलहाल में जो रिसेंटली प्रोटेक्टेड स्पीसीज थे, इंडियन एलिफेंट याद रखना है, स्नो लेपर्ड। तो इससे आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा, यानी इसका एग्जांपल देके आप एग्जाम में क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। अब देखिए लीगल प्रोटेक्शंस क्या होते हैं, तो लीगल प्रोटेक्शंस क्या होते हैं, हंटिंग एंड ट्रेड रेगुलेशंस को कम, यानी जो हंटिंग होता है और ट्रेड्स पे रेगुलेशंस को बनाना, वही क्या है, लीगल प्रोटेक्शंस कहलाता है। अब ये एक्ट प्रोवाइडेड द फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द हंटिंग ट्रेड फॉर दीज स्पीसीज अक्रॉस इंडिया, यानी जो स्पीसीज पे क्या लगाया, जो लीगल प्रोटेक्शंस हैं, यानी उन पे नहीं कुछ, यानी उन पर रोक लगाया जा चुका है, तो उनका अगर कोई शिकार करता है, उनका कोई ट्रेड करता है, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि रेनफोर्सिंग द कंट्रीज द कमिटमेंट द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि वाइल्ड लाइफ को क्या करना है, कंजर्व करना है। तो आप लोगों ने ये समझा। अब देखिए हम लोग बायोडाइवर्सिटी को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से, और जो आपका जो लास्ट पैराग्राफ आपका दिया गया बुक का जो पॉइंट है, आप लोगों ने ये पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा होगा,
जो आप लोग यहाँ पे पर्पस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, उसका जो लास्ट पैराग्राफ है उसका हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो बहुत ऐसे लिख के छोड़ दिया एनसीईआरटी में, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे हैं। देखिए कंजर्वेशन जो शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि शिफ्ट टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मेन फोकस क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि कंजर्वेशन एफर्ट नाउ एम्फेसाइज प्रोटेक्टिंग द इंटायर इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी रेदर देन जस्ट फ्यू स्पीसीज। यानी बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ एक स्पीसीज के लिए या कुछ ऐसे एक स्पीसीज के लिए, कोई स्पेशल स्पीसीज के लिए नहीं, स्नो लेपर्ड होगा, एसिटिक लाइन होगा, उसके लिए बचाना। मेन रीजन ये मेन पर्पस ये होता है बचाने का कि जितने भी स्पीसीज हैं उनको कंजर्व किया जा सकता है। तो आपको याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या किया जाता है कि जितने भी इंटायर इकोसिस्टम को बचाना होता है, किसी एक स्पीसीज को नहीं। और एक्सपेंडेड कंजर्वेशन मेजर्स में याद रखना इसका अप्रोच मेन ये रहता है, देयर इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव सर्च फॉर द वेरियस कंजर्वेशन, जैसे स्ट्रेटेजी कंसिडरिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को इंक्लूड दिया स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। यानी कंजर्वेशन मेथड्स को यहां तक बढ़ाने का जो ट्राई लोगों का रहता है कि जितने भी जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म्स है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ में जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको क्या करना, अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव सर्च करना, पता लगाना और उसको कंजर्व करके रखना। साथ ही इंक्लूजन ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में बात किया जा रहा है, यानी आपको पता होगा उनका सिग्निफिकेंस क्या है इंसेक्ट्स का, तो आपको पता चल रहना चाहिए। इंसेक्ट्स लाइक जैसे बटरफ्लाई जानते होंगे, मोथ्स जानते होंगे, बेटल्स जानते होंगे एंड वन ड्रैगन फ्लाई भी आप लोग जानते होंगे। ये सब एडेड किया गया था प्रोटेक्टेड स्पीसीज में, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट बनाया गया था 1980 टू 1986 में, उसमें थोड़ा चेंज किया गया और ये सारे चीज को क्या कर दिया गया, प्रोटेक्ट कर दिया गया। तो आपको याद रखना है, क्योंकि इंसेक्ट भी हमारे लाइफ में, हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप लोग जानते होंगे छोटा सा कीड़ा भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए अब प्रोटेक्शंस का जो ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करें। देखिए प्रोटेक्शंस ऑफ प्लांट क्या था, मेन माइलस्टोन ये था 1991 तक प्लांट्स वेर इंक्लूडेड। प्लांट्स को क्या कर दिया, इतने समय बाद प्लांट्स को इंक्लूड किया गया। एंड इन द प्रोटेक्टेड स्पीसीज द लिस्ट इन द फर्स्ट टाइम, पहली बार स्टार्ट किया गया 6 स्पीसीज थे। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे वो कौन कौन से स्पीसीज थे जो इसमें ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। प्रोटेक्ट किया गया था जो प्लांट को 1991 में, तो उसमें इंक्लूड किया गया था कितने फर्स्ट टाइम स्पीसीज को, 6 ऐसे, यानी 6 ऐसे स्पीसीज थे जिसको किया गया था प्लांट के प्रोटेक्शंस पे रखा गया था। अब ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर सजेस्ट करूंगा। This shifted indicates a broader and more inclusive approach to conservation and recognizing the importance of all species, maintaining ecological balance। यानी इससे ये पता चला कि बाद में, इतना समय बाद, यानी 1991 में ये लोगों को एहसास हुआ कि प्लांट भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं कमेंट कर रहा हूँ, है ना। तो नॉर्मली इतने दिन बाद ये कंफर्म हो गया कि चलो कम से कम प्लांट के स्पीसीज को भी तो ऐड किया, यानी ऑल लोगों को ये पता चल गया कि ऑल स्पीसीज हमारे लिए क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने, मेंटेन रखने के लिए क्या है, सारे स्पीसीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो एनिमल्स का हो। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाले वीडियो में प्रोजेक्ट टाइगर वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उनका भी जो भी डाउट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड वो खत्म हो जाए। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।